सामान्य सोलर सेल सिलिकॉन के बने होते हैं। ये धूप से ऊर्जा बनाने के मामले में काफ़ी कमज़ोर होते हैं, सिर्फ 20 से 25% धूप जमा कर पाते हैं। सिलिकॉन खुदाई से निकाला जाता है। ऊर्जा की बेतहाशा खपत वाली प्रक्रियाओं में उसे शुद्ध किया जाता है, जिनमें 1000 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए। लेकिन पेरोस्काइट नाम की एक नई सामग्री समस्या को सुलझा सकती है। साधारण सिलिकॉन सेल के मुकाबले वो बेहतर क्यों हैं? ये समझने के लिए मैं बर्लिन के हेल्महोल्ट्ज इंस्टीट्यूट पहुंचा। वहां 1 दशक से भी ज्यादा समय से धूप सोखने वाली सामग्री के रूप में पेरोस्काइट पर रिसर्च चल रही है। इस रिसर्च के प्रभारी हैं स्टीव आल्ब्रेस्ट। उन्होंने सबसे उम्दा पेरोस्काइट सोलर सेल्स के मामले में विश्व रिकॉर्ड भी बना डाले हैं। बुनियादी बात बताइए, पेरोस्काइट दिखता कैसा है? ये एक बहुत ही विशिष्ट क्रिस्टल संरचना के लिए इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक भाषा है। आप वहाँ देख सकते हैं, इस क्रिस्टल संरचना में ABX3 फॉर्मूला होता है और हर घटक या तो एक खास तत्व या एक अणु। इस धातु के सबसे सामान्य कॉम्बिनेशंस में मिथाइल अमोनियम है, कोनों पर A के रूप में, लेड धातु बीच में है B के रूप में, और X के रूप में क्लोराइड या आयोडाइड है, जो धातु के इर्द गिर्द बना होता है। लेकिन बहुत सारी सामग्रियों को आसानी से इस्तेमाल कर आपस में मिलाया जा सकता है। ओह, ये लैब का माहौल है। ओके, अपनी बुनियादी सामग्रियों पर लौटते हैं। मैथ्यू मिथाइल अमोनियम क्लोराइड और लेड आयोडाइड को मिला रहे हैं, जिनसे हमारी ABX क्रिस्टल संरचना बनेगी। सिलिकॉन के मुकाबले इन सामग्रियों का क्या फायदा है? मैं मानता हूं कि पेरोस्काइट का एक बड़ा फायदा उसकी प्रोसेसिंग में आसानी है। सिलिकॉन में अपेक्षाकृत ज़्यादा ऊर्जा खपत होती है, लेकिन इसे रूम टेम्परेचर में प्रोसेस किया जा सकता है। ज़्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, ये करना आसान है। हर चीज़ आसानी से मिलती है, उत्पादन में परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये सामग्रियां सिलिकॉन से ज़्यादा बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं और प्रोसेस करने में भी ज़्यादा आसान हैं। लेकिन इनसे धूप सोखने वाला पेरोस्काइट बनेगा कैसे? पेरोस्काइट का घोल इतनी तेज़ी से घूमता है, समझिए 4000 रेवोल्यूशंस प्रति मिनट। फिर मैं इसमें एंटी सॉल्वेंट सोल्यूशन मिलाता हूँ, जिससे पेरोस्काइट के क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मैथ्यू जिस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे स्पिन कोटिंग कहते हैं। स्पिन कोटिंग के बाद उसे हीटिंग प्लेट पर रखा जाता है। ये गाढ़ापन हमें दिखाता है कि क्रिस्टल बन रहे हैं। ये उसी तरह काम करता है जैसे नमक वाला पानी भाप बन जाता है और नमक दिखने लगता है। इस तरह की सेल्स सिर्फ पेरोस्काइट की बनी हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी सेल्स भी हैं जिनके नीचे सिलिकॉन की परत है। इन सेल्स को टैंडम सेल्स कहा जाता है। ऐसी दिखती हैं। अभी सोलर सेल्स की क्षमता बढ़ाने के मामले में सबसे कारगर चीज यही है, लेकिन किसी मोड़ पर सिलिकॉन को पूरी तरह विदा करना संभव हो सकता है। टैंडम सेल्स के सामर्थ्य का परीक्षण करने के लिए हेल्महोल्ट्ज इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता सन सिमुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। इससे तय होता है कि ठीक कितनी धूप से बिजली बनती है। अभी किस तरह की सामर्थ्य परखी गई है? यहाँ करीब 30% मापी है। काफी बढ़िया उपलब्धि है। ऐसी टैंडम सोलर सेल सिंगल जंक्शन सोलर सेल से ज्यादा सामर्थ्य कैसे हासिल कर पाती है? टैंडम सोलर सेल प्रकाश का कहीं ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारा सौर स्पेक्ट्रम और सोलर सेल दोनों इस स्पेक्ट्रम को साझा करते हैं। पेरोक्साइड सोलर सेल्स दिख रही धूप का इस्तेमाल करते हैं। जो भी प्रकाश या धूप हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो पेरोस्काइट सेल में बिजली में बदल जाते हैं, जबकि इंफ्रारेड प्रकाश पेरोस्काइट सेल के जरिए गुजरता है और फिर सिलिकॉन सोलर सेल के जरिए ऊर्जा में बदल दिया जाता है। सूरज के प्रकाश को साझा करने वाला हर सेल अपने काम को बखूबी अंजाम देता है। ऑयके बताते हैं कि इस ढंग से करीब 50% ज्यादा धूप से बिजली बनाई जा सकती है।
मतलब ये हुआ कि ज्यादा धूप सोखी जा सकती है, लेकिन इन टैंडम सोलर सेल्स को अभी आप खरीद नहीं सकते क्योंकि उत्पादन से पहले बहुत सी चीजों को दुरुस्त करना है। एक प्रमुख मुद्दा है टैंडम सोलर सेल्स में इस्तेमाल होने वाली पेरोस्काइट की संरचनाओं की स्थिरता। कम तापमान में उन्हें आसानी से एक साथ रखा जा सकता है, लेकिन वे जल्द ही अलग भी हो जाती हैं। सोलर सेल में पेरोस्काइट के जरिए निकलने वाला चार्ज भी खराबी पैदा कर पेरोस्काइट की संरचनाओं को नष्ट कर सकता है। इनके अलावा नमी, गर्मी, ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट प्रकाश जैसे बाहरी कारण भी हैं जो उसकी क्षमता में तीव्र गिरावट ला सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को डिग्रेडेशन कहा जाता है। शोधकर्ता और कंपनियां इनकैप्सुलेशन के अलग अलग रूपों के जरिए जूझ रहे हैं। ये सोलर मॉड्यूलों को बाहरी प्रभावों से बचाता है और कमर्शियलाइजेशन का एक अनिवार्य कदम है। यूरोपीय एकेडमी और इंडस्ट्री की भागीदारी के तहत क्यू सेल्स ने 30 साल की समयावधि में 26% कुशलता वाले कमर्शियल आकार के मॉड्यूल तैयार करने की योजना बनाई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की बनाई ऑक्सफोर्ड पीवी कंपनी ने 28.6% कुशलता हासिल कर ली है। उसने डिग्रेडेशन का मामला भी सुलझा लिया है, लेकिन दोनों कंपनियों ने अभी अपना डेटा वेरीफाई कर प्रकाशित नहीं किया है। आउटडोर परीक्षणों पर भी बहुत सारी प्रकाशित रिसर्च उपलब्ध नहीं है और अभी तक हमने सिर्फ तकनीकी पक्ष की बात की है। पर टैंडम सोलर सेल्स के सामने दूसरी चुनौती भी है। अगर पेरोव्स्काइट से सफलता हासिल करनी है तो उसे साधारण क्रिस्टलाइज्ड सिलिकॉन के मुकाबले प्रति वॉट आधार पर सस्ता रखना होगा। जेनी चेस ब्लूमबर्ग NEF में काम करती हैं। उन्होंने 18 साल से सोलर बाजार का विश्लेषण किया है। प्रति वॉट कीमत पीछे छोड़नी होगी। इस समय ये 12.7 अमेरिकी सेंट है, अगले साल 12 हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक 2010 से सौर ऊर्जा से मिलने वाली बिजली की कीमत दुनिया भर में 89% गिरी है। इस समय एक सिलिकॉन पैनल बनाने से ज्यादा महंगा उसे लगाना है। मतलब सोलर के लिए उत्पादन लागत समस्या नहीं, समस्या ग्रिड कनेक्शनों, जमीन मंजूरी और श्रम की है। लागत और स्टेबिलिटी के मुद्दे सुलझाने की जिम्मेदारी कंपनी पर ही है। बड़ी और सही मात्रा में उत्पादन देखने का काम उसी का है जिससे बड़ी कमाई होगी। अगर कोई नहीं करेगा तब भी सोलर बनते रहेंगे। ऑक्सफोर्ड पीवी कंपनी ने दावा किया है कि उसने डिग्रेडेशन का मुद्दा सुलझा लिया है। उसके मुताबिक भागीदारों के साथ वो 2024 के मध्य तक अपने मॉड्यूल उतार सकती है। हमारे पास 2026 या 2027 में टैंडम सेल वाले यूटिलिटी सोलर पार्क होंगे। सोलर टैंडम सेल्स में बड़ी संभावना है, लेकिन वे कारगर रहें इसके लिए बहुत सारी चीजों का दुरुस्त होना जरूरी है। मैं ये जानने के लिए वाकई उत्सुक हूँ कि वे अगले साल तक बाजार में उतारी भी जा सकेंगी या नहीं।